भैया जी कैन में हैं, आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ने के लिए एक बार कनॉट प्लेस पे मैं मौजूद हूं। कल बड़ौदा था, गुजरात में था, लोगों ने कहा बड़ी बधाई संदेशा दे दिया आपने, और अब मैं एक बार फिर दिल्ली में रूबरू हूं, आपके बीच में हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हूं। मुझसे किसी ने कहा कि जो ये बैंड परफॉर्म करता है, गुजरात में किसी शख्स ने पूछा कि जो ये बैंड परफॉर्म करता है, 2 दिन आता है अलग अलग लोग, वो कौन लोग हैं? मैंने कहा इससे पहले कोई परफॉर्म करता था, उनसे पहले भी कोई परफॉर्म करता था, कोई 5-6 महीने रहा, फिर कोई 4-5 महीने रहा, कोई इसी तरह 5-6 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने से आप हैं। मैंने कहा ये वो लोग हैं जो कभी भीड़ के उस तरफ खड़े होते थे और इन्हें लगता था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म, कोई मौका मिले। और ऐसे ही कहीं मैं शो कर रहा था तो विकास मेरे पास आए, बोले सर क्या मुझे मौका मिल सकता है आपके बैंड में शरीक होने का? मैंने कहा ये बेटा तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे लिए ही है और तुम ही इसमें गाओगे। और ये ऐसे तुम जुड़े। उससे पहले कोई शख्स आए थे, वो आजकल मुंबई में है, मुंबई में गाते हैं, और उनसे पहले जो गाते थे वो भी मुंबई में है। तो ये एक तरह का वो मंच है जिसपे जिसको लगता है कि उसको मौका मिलना चाहिए, ये वो है। और इसी तरह से ये जुड़े। इसी तरह से हमारे साथ फोटोग्राफर आए। ये मेरी टीम के हिस्सा नहीं है, न्यूज 18 का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अक्सर आपको फोटोग्राफ्स या क्लिक करते हुए दिखते हैं। ये पर्सनल कैपेसिटी में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तमाम एल्बम इन्होंने खींच रखी है। कहते हैं इस तरह से मैं अपने शौक को और अपने फ्रेम को बेटर करता हूँ। 7-8 महीने गायब रहे, मैंने पूछा कहाँ थे? बोले मुंबई में था। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा, खुशी में शरीक होना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप खुशी में शरीक हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बात मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि जिम्मेदारी क्या होती है। पिछले 17 वर्षों से इसी तरह का शो करता आ रहा हूं, 3 साल से इस जगह पे शो कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि तमाम सारे लोग जो आते हैं वो किस हसरत के साथ आते हैं। किसी का कोई चीज, किसी की कोई चीज। 69,000 शिक्षक हो चाहे उत्तर प्रदेश में, उनकी बात का मसला हो, उन्हें उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो SMS करके मुझसे पूछते हैं कि अगर कल भी AG साहब नहीं आए कोर्ट में तो क्या होगा सर? 9 महीने इंतजार के हो गए हैं। उसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए और यह मंच उसी लिए है। झारखंड में इंजीनियर्स का मसला हो, SSC के अभ्यर्थियों का मसला हो जिसमें भर्ती 2017 में रिटर्न हुआ और अभी तक रिजल्ट का इंतजार है। तो इन तमाम नवयुवकों, तमाम सारे लोगों के एस्पिरेशन का ये शो है जो यहां पे मौजूद रहता है। आज का मसला जब मैं तय कर रहा था तो किसी ने मुझे फोन करके कहा कि अपने प्रोड्यूसर से आप ये बात क्यों नहीं कहते कि ये मसले नहीं हैं जो आप लोग रोज मसले बनाते हैं, ये आप लोग अपने घर में मैन्युफैक्चर करके मसले ले आते हैं। ये मसले नहीं। पंडित जी ठीक है, बहुत दिनों बाद आए, अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। ये मसले नहीं है, मसले असली वो हैं जो जिनसे रूबरू हो रहा है आदमी सड़क पे, वो मसले क्यों नहीं आते? और मैं चाहता हूं, मैं चुरा लेता हूं वो वक्त उनके टाइम से और मैं कहता हूं ये आपके मसले हैं, आप यहां पे खुद दिल खोलकर पूछ लीजिए। जब तक वो कुछ कहेंगे अपनी बात आप कह दीजिए। मैं तो अक्सर कहता हूं लोगों से कि मेरे कागज में लिखा हुआ मसला आपका मसला नहीं है, आपका मसला तो कुछ और है। कहां से हैं साहब आप? प्रयागराज से। क्या कहना चाहते हैं किस मसले पे? आप क्या बोलना चाहते हैं? कैसे खड़े हैं? मैं बस एक कविता करने के लिए यहाँ कविता जी। बहुत अच्छी बात है। इस मौके पे आपको कविता सूझती है तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दीजिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब? नारायण। नारायण, वाह साहब, नाम भी बहुत अच्छा है। करिए बिस्मिल्लाह नारायण साहब। मैं आज का जो मोदी जी के प्रति लोगों को लगता है अविश्वास है, लेकिन वैसा नहीं है। मैं उस पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। कि हो रहा विकास, जाग रहा विश्वास, भारत की अब बेटियां भी छू रही आकाश, दुनिया के कोनों कोने से देखो हो रहा निवेश, सच में बदल रहा है देश, सच में बदल रहा है देश। पढ़ रहे हैं बच्चे, हाँ। मिल रहा संरक्षण, वाह। स्वच्छता और स्वास्थ्य का हो रहा संवर्धन, हाँ। मिल रही है पेंशन, मंगल हो गया परिवेश, सच में बदल रहा है देश,
सच में बदल रहा है देश। क्या बात है भाई, इतनी जोर क्यों हंसते हो? बदल रहा है मुल्क। मैंने तो कई बार कहा कि मुल्क बदल रहा है। ऑफ कोर्स कावेरी कॉलिंग मैंने आप देख लिया। ऑफ कोर्स आई हैव सीन बदल रहा है देश। कहाँ से हैं आप हुजूर अली? मैं ये मेरठ यूपी से हूँ, धीरज गुजर, सूर्य पोल्ट्री फार्म से। जी सर। मेरा मुद्दा है कि ये सूर्य पोल्ट्री फार्म से जो हम लोग एग अंडा हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं, उसका क्या होता है? कुछ डीलर लोग हैं, जैसे अमित नागपाल है दिल्ली के अंदर। मैं नाम नहीं जानना चाहता, मसले में बोलिए। मसला है कि हम लोगों से तो अंडा खरीदते हैं 3 रुपए का, और उसे कोल्ड स्टोर में डालने के बाद में उसे इंडिया में सेल करते हैं 4-5 रुपए में ले जाके, और उसको 10 दिन के लिए डाउन करेंगे। रेट निकालने वाले वही है, खरीदने वाले वही लोग हैं। अभी हम जंतर मंतर पे 2000 आदमी ने धरना दिया, ना ही तो हमारा कोई न्यूज पे आया, ना कोई टीवी पे आया, कोई चैनल पे। हम लोगों को मतलब किसी को कोई सफलता नहीं, जिसमें आंध्रा से लोग आए थे फ्लाइट से, कर्नाटक। अच्छा, फ्लाइट से आए थे? हाँ जी। किसान साहब, हाँ जी। आना चाहिए, मुल्क में अच्छा है। वो ऐसा हुआ कि जल्दबाजी थी बहुत ज्यादा उन लोगों को। नहीं तो आए, अच्छी बात और है। समय हमारे पास इतना बचा नहीं था उन लोगों को। हाँ, मतलब कर्जा भी लिया मतलब हम लोगों ने आने के लिए। मसला ये है कि किसान से अंडा 2 रुपये का खरीदा, हाँ या 3 रुपए का या 2.5 रुपए का खरीदा, जी। कोल्ड स्टोरेज में रखा, हाँ जी। और वही अंडा 5 रुपए का पंडित जी को मिल गया। हाँ, वो जनता को दे दिया सभी को। हाँ। और उस अंडे से आज कम से कम 5000 किसानों ऐसा है कि अरबों रुपए पे घाटे में जा चुका है। किसान? हाँ जी, अरबों रुपए में। अरबों रुपए का है। जी, मैं आया साहब। हाँ जी। इसमें मसला क्या है? मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, मान लीजिए मैं कोई भी एक डीलरशिप लेता हूँ, तो मैं जिस कंपनी से सामान खरीदता हूँ, मान लीजिए कोई सामान 2000 रुपए का है, तो मैं 1700 रुपए खरीदता हूँ, और मैं दूसरी कंपनी को वो सामान 2000 रुपए का बेचता हूँ। तो इसमें मसला कहाँ है सर? क्या वास्तव में एक अंडे नहीं सर, बोलो प्लीज, हाँ, बोले दो। क्या वास्तव में पर अंडे का, जो एक मुर्गी फार्म है, पर अंडे का 3 ही रुपया रेट आता है? ऐसा तो नहीं है। हमारे भी आसपास मुर्गी फार्म है, हमने भी देखे हुए हैं सर। नहीं, बिल्कुल देखे होंगे आपने। मुर्गी अंडा भी और मुर्गी भी आपने भी देखा। तो ये कह रहे हैं इसमें गलत क्या है? 1700 को खरीदा, 2000 में बेचा। ये है कि एक मुर्गी 4 रुपए का दाना खा रही है, अंडा 3 रुपए का बिकता है, तो हिंदुस्तान 90% घाटे में जा रहा है। ये फार्म बंद होने वाले सारे के सारे। अच्छा, बड़े अंडे वाले कितने लोग हैं देश में? पूरे करीब 5-6 हजार लोग हैं, और कम से कम नहीं, अच्छा, ये अंडे वाले यहाँ कई लोग खड़े हैं। बहुत कम बता दिए इनने। अच्छा। मेरे अपने गांव में 30 लोग हैं। अच्छा। मेरे अपने गांव में 30 लोग हैं जिनका अंडे का फार्म है, मुर्गी का फार्म है। तो आपका कहना है नुकसान में जा रहा है धंधा? नुकसान में। और मुझे धमकी दी गई है कि तू जो जगा रहा है किसानों को, हाँ। तुझे जेल भेजा जाएगा और मैं निकलने नहीं दूंगा। क्या बात है जी? सर, यहाँ आसपास वो वो है, यूथ है, आप उससे पूछ लो कि वास्तव में ऐसा है क्या? है आज के जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसी को धमकाया जा रहा है? आप किसी से पूछो ना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो और नहीं तो बढ़ाया जा रहा है उसको। जी, अंडा 2.5 रुपए का 5 रुपए में बेचा। बोले कि साहब मुझे गुजर भैया तुमने बात करने का दम है, तुमने कह दिया। अब उसका भी अपनी बात है, वो भी कह रहा कि कोई नहीं। सुनिए, मैं आप 1.5 करोड़ के कर्जे में, नहीं, आपको बैंक ने लोन दिया, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप उसको कुछ मत बोलिए। वो उसने अपनी बात कहने का दम है, आप अपनी बात कहिए। नहीं, आपकी बात सुनिए हमने। सवाल ये अंडा और मुर्गी का नहीं है, मंदे का। हाँ जी, मंदे का है। बहुत तगड़ा मंदा चल रहा है, चाहे अंडा बेच लो, चाहे मुर्गी बेच लो, कुछ भी बेच लो, मंदा ही है। अच्छा, अरे मुर्गी ना बेचना तो अंडा कहाँ से आएगा? क्या तो अंडा नहीं आया तो मुर्गी कहाँ से आएगी? हाँ जी। सीजन ऑफ पे तो मुर्गी और मुर्गा तो मिलेंगे सस्ते। मसला मुर्गी न मुर्गी का अंडा और ना। हाँ, मुझे मालूम है, बंदा ने, मुझे मालूम है। चाचा, बड़े दिनों बाद आए, बड़ी सुस्ती आ रही है, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है ना? खैरियत से ना सब? मैं हाँ, सब बढ़िया चल रहा बाबू। सब तुमने अपनी बात कही, उन्होंने भी अपनी बात कही, सारी बात। मेहमान भी बैठे हैं, वो अपने बारी के इंतजार में हूँ कि कब बातचीत का सिलसिला शुरू हो। नहीं साहब? हाँ जी, मजा आ रहा है जी। आपको दूसरी की परेशानी में मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। ये मुल्क भी ऐसा ही है। मुझे भी मजा आता है जब दूसरा परेशानी में होता है ना, तो भैया जी को नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग टू यू। ये मुल्क ही ऐसा है कि दूसरे की परेशानी में बड़ा मजा आता है। पाजी कहाँ गए? थोड़ा सा 2 लाइन और गुनगुनाओ मुझे, फिर मैं इधर मुखातिब होता हूँ, क्योंकि अंडा और मुर्गी इतना ज्यादा हो गया कि मेरे दिमाग में वही हो गया। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का,
छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें, ओ घर आज परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हाँ पाजी, तो मुझे तेरी मेरी मसले पे आना है, मसले पे लौटना है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको याद किया। जो मेहमान है पहले उनसे तारुफ करा देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं आप मेहमानों को तारुफ करा दीजिए, मसला हम ही लोग तय कर लेते हैं, क्योंकि डिबेट कहीं से भी शुरू हो पहुंचेगी तो मौलाना जी के पास ही। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, डिबेट मौलाना के पास ही पहुंचेगी। जी ऑफ कोर्स ये हो रहा है आजकल, और हिंदुस्तान के टेलीविजन में टेलीविजन की डिबेट का ये सबसे, मैं कहता हूं, सबसे खराब पहलू है जी, सबसे खराब पहलू है कि कहीं से शुरू करिए, कहीं से शुरू करिए, पहुंचा दीजिए वहीं मौलाना और पंडित जी के पास। ये है, और ये हिंदुस्तान के टेलीविजन का सबसे कमजोर पहलू है। होना कुछ और चाहिए था, बातचीत कुछ और डिबेट पे चलनी चाहिए थी। मसला यह होना चाहिए था कि किसान से अगर 2 रुपए का अंडा लिया गया है तो किसान तक मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पहुंच रहा है, कैसे पहुंचे। बात दरअसल यह होनी चाहिए थी कि रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए थी। बात दरअसल यह होनी चाहिए थी कि क्या जो 69,000 छात्र इंतजार कर रहे हैं लखनऊ में, टीचर्स, उनका कोई मसला नहीं है क्या? उनका कोई मसला नहीं है। एसएससी का इम्तिहान 2017 में दिया, रिजल्ट का इंतजार अभी तक है। झारखंड में इंजीनियर्स ने भर्ती के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो ये क्या मसले नहीं होने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे। लेकिन बहस यहीं से शुरू होगी, गोल अंडा वहीं पहुंच जाएगी मौलाना के पास। बहरहाल किसी ने कहा, आज जो सबसे बड़ा, मैं मेहमानों से पहले तारुफ करा दूं जो है, हाँ मैं एक शख्स का और एक सवाल करना चाहता हूं। आज बहस थोड़ा भटक जाए तो मौलाना माफ करना, क्योंकि बहस तो आप ही के पास ही आएगी। मैंने अक्सर कभी कभी तलखी के साथ यहां पर बोला है, और ये मैं जानता हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बहन आज बात सुनूंगा, उस दिन मूड खराब था, तलखी के साथ बोला है, कभी कभी मैंने डांटा भी है। बस उतनी देर जितनी देर शो होता है, उसके बाद मेरा किसी से कोई जातीय रिश्ता नहीं है। सब हमारे अपने हैं, सबकी बात सुनी है। यह बात सच है मोहित कि मैंने तुमको बहुत डांटा है। मैंने इसलिए डांटा कि तुम नौजवान कुछ काम करो, कुछ पढ़ो लिखो, देश में कंट्रीब्यूट करो। यह सिर्फ बहस की हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ बहस का हिस्सा नहीं है। यहां बहस करो, घर चले जाओ, ये नहीं। हम कुछ करते हुए नजर आए, कुछ बदलते हुए नजर आए। और यह बात सच है कि मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है। जो सच में, पहले ताली बजाओ, फिर मैं बताऊंगा कि कितना अच्छा काम है। सर, मैं नहीं जानता आपको, आप हमारे शो में बैठे हैं, मैं आपसे परिचित भी नहीं हूं, आपका नाम भी नहीं जानता, मैंने कुछ कहा भी नहीं है आपसे। थैंक यू सो मच, आप बैठे हैं। मैं आपको मुखातिब होकर बात कहता हूं, इस नौजवान को मैंने इसलिए डांटा कि तुम्हारी उम्र यहां खड़े होने की नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूट करने की है। ब्लड बैंक के लिए काम कर रहे हैं। उस दिन कोई यहां पे शख्स रो रहा था, उसके बच्चे के लिए आउट ऑफ वे जाके ब्लड इन्होंने कलेक्ट किया और उसको पहुंचाया, और रात में बड़ी शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया। मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूं। ये शो तुम जैसे लोगों के लिए ही है, तुम्हारे जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मेहमानों का तारुफ कराना चाहूंगा जो हमारे साथ बैठे हैं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप सोचते होंगे कैसा शो है, बुला तो लेते हैं लेकिन पता नहीं कहां चले जाते हैं, है जी। थैंक यू सो मच मनोज जी, जो आप मुझसे सहयोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, शो में अक्सर आती हैं, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर जमा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष है वॉइस ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश रंजन साहब महासचिव हैं टैक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उसकी एक एसोसिएशन है और उसके ये महासचिव हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अलमुद्दीन साहब, अध्यक्ष कौमी एकता फ्रंट, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा साहब पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद रफी अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 2 मसले थे, एक ने कहा, सबसे पहले बात उत्तराखंड के हाई कोर्ट के एक
फैसले का। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं तब तो आपको मैटरनिटी लीव मिल सकती है, मातृत्व जो होती है मां, उसको जो लीव है वो ग्रांट की जा सकती है, लेकिन अगर तीसरा बच्चा हुआ तो मातृत्व जो लीव है, मैटरनिटी लीव, वो नहीं मिलेगी। 2 बच्चों पे सुविधा, तीसरे बच्चे पर नहीं। लोगों ने कहा कि आज जनसंख्या पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने कहा कि मैं सरकार के सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन जितिन ने यह भी कहा कि इस पे हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, क्योंकि यह मसला किसी रिलीजन से जुड़ा नहीं है, यह मसला है हमारे देश के मुल्क की तरक्की का। उसी के बाद बीजेपी में गिरिराज जी ने भी यही कहा कि यह मसला धर्म से जुड़ा नहीं है, उन्होंने भी यही बात कही, और यह देश की तरक्की, रिसोर्सेस के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज इसी मुद्दे पे बहस करेंगे, लेकिन मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, तमाम वो सारे लोग हैं जिनके मुद्दे इस टेलीविजन पर नहीं उठ पाते हैं, कम से कम ये जो मुद्दे हैं उठे हैं तो सिलसिले तक पहुंचे, सिरेवार पहुंचे, इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मुदस्सिर सर, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं, डिबेट स्टार्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पॉपुलेशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर मुद्दा है और देश को विकसित करने के लिए इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, ये सब जानते हैं। पर पिछली सरकारों में भी इस पे काम किया गया है, गंभीरता से भी काम किया गया है, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल भी रहा है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा जितिन प्रसाद जी ने बयान दिया कितनी सरल तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें धर्म को ना लें। पर बीजेपी के कितने नेता, कितने बड़े रिस्पॉन्सिबल नेता जो आते हैं और सिर्फ इस बात पे कानून बनाना और मुद्दों को माइक से बोलना सिर्फ इसलिए कि देश में तफरी का माहौल बन जाए, देश में तनाव पैदा हो जाए, वो कभी काम को सक्सेसफुल करना नहीं चाहते। मुझे बताओ कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो क्यों चाहेगी कि मुल्क में अस्थिरता हो? वो तो यह चाहेगी इस मुल्क में स्थिरता हो और एक कंटिन्यूटी के साथ बने। मैं आया आपके पास, ऑफकोर्स श्योर मैं आता हूं। जो आप सवाल किया, देखिए सर, सरकार अगर यूनिटी के साथ देश को लेकर चलेगी तो ये जितने भी मीडिया के ऊपर जो डिबेट चलती है, झगड़े चलते हैं, और जो जनता को जो ये आप देख रहे हैं ना, जो जनता में इस टाइम कहीं आप जाके देखेंगे हिंदू मुस्लिम भावना, नफरत की भावना पैदा हो रही है, वो कभी नहीं पैदा होगी। आप अगर जिम्मेदारी के साथ, अगर एक गलत काम हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई या किसी ने कोई गलत फेसबुक पे किया या किसी ने कोई गलत काम किया, अगर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का नेता अगर उसको नसीहत करे कि गलत है, इसकी सजा मिलेगी, तो जाकर जनता को पता चलेगा, जनता सही रास्ते पर जाएगी। सर्वप्रथम प्रतीक जी को धन्यवाद कि उन्होंने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट जो हमारे देश की सबसे जरूरी है उनको उठाया। आप सब ताली बजा के एक बार प्रतीक जी का स्वागत कीजिए। और इस पे कुछ फैक्ट्स रखना चाहेंगे हम। देखिए, इसमें दोनों पार्टी का, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का ढुलमुल नीति रहा है। मैं सर्वप्रथम कांग्रेस से शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा प्रतीक जी, पंचमढ़ी शिविर कांग्रेस लगाई थी और पंचमढ़ी शिविर में हाँ, कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया था कि 2 बच्चे हम 2 हमारे 2 का नारा कांग्रेस ने दिया था। तो जितिन प्रसाद की बात खोखली नजर आ रही है कि जब आप पंचमढ़ी शिविर के बाद कई साल सत्ता में रहे, आपने ये नियम कानून क्यों नहीं बनाया? जहां तक बीजेपी की बात है तो वेंकट चलैया आयोग वाजपेयी जी ने 2000 में बनाया था। 11 सदस्यीय वेंकट चलैया आयोग 2000 में बना था। उसके बाद वाजपेयी जी 4 साल तक सत्ता में रहे, 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी रहे। कई कानून इस टाइम में बना, उनके दौरान इस कानून पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया, आप ध्यान दे रहे हैं। कहना है कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जनसंख्या विस्फोट का दंश हमारा देश झेल रहा है, तो सिर्फ आप राजनीति मत कीजिए। आप सीरियस हैं तो आयोग बनाइए, चाहे उस पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मार्मिक अपील की थी लाल किले की प्राचीर से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अपने मित्र को, जो बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं, ये कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान। क्या जो कानून बनेगा हिंदुओं पर लागू नहीं होगा? क्या जो कानून बनेगा क्या हिंदुओं पर लागू नहीं होगा या क्रिश्चियन पर लागू नहीं होगा? सभी पर बराबर लागू होने वाला है। और दूसरी बात मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, देखिए, ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनमानस में जागरूकता आए। निश्चित रूप से एक ये वैश्विक मुद्दा है, केवल भारत के लिए समस्या नहीं है। जनसंख्या विस्फोट एक वैश्विक मुद्दा है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भयावह रूप से जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है,
तो मैं ये बता देना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं इनसे, भैया भारतीय जनता पार्टी वो करने के पक्ष में नहीं है कि जबरन जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराई जाए जिस तरह से आपातकाल के समय में हुई थी। मैं आज इस मसले पे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, आदाब, कैसी हैं? खैरियत से? 2005 और 2015 के बीच में ये 10 साल का जो वक्फा था, इसमें मुसलमानों की आबादी लगभग 20-22% के हिसाब से नीचे हुई है और हिंदुओं का जो था वो लगभग 17% के हिसाब से कम हुआ। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंकड़े साफ के साथ कह रहा हूं और आंकड़ों पे विश्वास करना सीखिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जी देखिए, भाई ने कहा, अभी मैं इनको बताता हूं कि आप अपनी जबान पे ही खड़े नहीं रहते। आधार कार्ड का विरोध आपकी सरकार करती है जब विपक्ष में होती है, जब सरकार में आती है उसे अपनी उपलब्धि बताती है। आप जीएसटी का विरोध करते हैं जब ये आधार कार्ड की संकल्पना भी माननीय आडवाणी जी की संकल्पना है। और सुन लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, ये लोग उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं। 370 हटाया तो इनको समस्या है, ट्रिपल तलाक एक कुरीति थी समाज की, उसको हटाया तो इनको समस्या है। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी करे, स्वच्छता अभियान जो गांधी जी के आश्रमों तक था उसको गांव-गांव गली-गली तक पहुंचाया। सर ये सही तरीके से करते कहा, इनका एक ही मकसद होता है हर काम में हिंदू मुसलमान लेना। अरे कहा जाता है हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, आप देखिए ना हर चीज में हिंदू मुसलमान ये लेके आते हैं। अब ये जनसंख्या का भी है। मैं एक बात कहूंगा आपको, विश्व हिंदू परिषद के जो संत हैं, इनके नेता हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। पहले अपने समाज को तो, अपने नेताओं को तो आप देखिए, वहां कंट्रोल कीजिए, उसके बाद जनता की भी चाहिए। जनता तो चाहती है, 132 करोड़ की आबादी है ना, हम चाहते हैं कंट्रोल हो, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है, हमारे जो रोजगार है ना वो सीमित है, हमारी जनता नहीं। लेकिन अपने नेताओं को समझाओ जो पगले भक्त बने हुए हैं, जो देश को बर्बाद करने वाले। बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत। you're a young man, you're both are very young. देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से नहीं होगा, नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं करने ही नहीं दूंगा बहस। प्रतीक जी, पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है हमारे देश के लिए। ब्लास्ट की कगार पे है, विस्फोट होने वाला है और हम लोग जिस तरीके से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नॉन सीरियसनेस बिल्कुल साफ दिख रही है, नजर आ रही है। उस पर हिंदू मुसलमान करना और धर्म से जोड़ देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। कुछ लोग कुरान में जो चीज एक आयत है उसको मिस कोट करते हैं कि इस्लाम, कुरान, अल्लाह ये कहता है कि आप बच्चे पैदा करें और उसको पालने वाला अल्लाह है, जबकि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। उस वक्त जब अरब में, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात आप जानते हैं कुरान को, आपका कॉपीराइट है कुरान पे, आपका कॉपीराइट है, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप पूरी बात सुनिए तो सही। हाँ जी, क्या कहा? कुरान को बीच में मत लाइए, आप कुरान के बीच में लाइए, आपका कॉपीराइट है कुरान पे, जितना कुरान आपका है उतना कुरान मेरा भी है, आपका कॉपीराइट है। मैं अपनी बात पूरी करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप मुझे मेरी बात रखने से, नहीं रोक सकते। मैं रखूंगी अपनी बात और अपनी सर, कुरान शरीफ और गीता हमें इसलिए दी जाती है, हम उस पर चले, उस पर बात करें। शाबाश, शाबाश मेरे दोस्त, मिलाओ हाथ। ये बात, मैं गुजरात में कल मौजूद था, आज फिर एक बार कैनॉट प्लेस लौट के आया हूं। मुझे मालूम है हरियाणा जाना है, झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचना है। मेरे दाएं हक कोने पे माता जी खड़ी हैं, 75 बार आई होंगी शो में, कहती हैं वो 4 शब्द का इस्तेमाल कर रही है ना, 4 शब्द से गाली होती है। मेरे कानों में पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महिला भी गाली दे। क्यों माता जी? सुनिए सुनिए सुनिए, हम परसों यहां बोल रहे थे कि गाली मत दीजिए, मां बहन की गालियां कतई मत दीजिए। जीवन में अगर आप गालियां देंगी तो यकीन मानिए रेप तो एक बार होता है, सैकड़ों बार आप यहां करती हैं। गाली मत दीजिए, महिला होकर गाली मत दीजिए। और भाई साहब आप क्या कह रहे थे कि जनता से ज्यादा पूछिए, ये शो ही जनता का है, जनता से ही पूछना चाहिए, जनता से ही पूछना चाहिए। और अगर आपके बगल में कोई गलत बोलता है तो उसको चुप कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात,
मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सरकार सुने तो बहुत अच्छा, सरकार को कही गई बात पसंद आए और अच्छा, लेकिन अगर सरकार को लगता है इस बात पे अमल करना चाहिए, इस पे हमको तुरंत फैसला लेना चाहिए, ये सरकार की मर्जी है। लेकिन अगर आप बराबर आती हैं, कहते हैं बात, तो उसका असर जरूर होता है। और ये शो यही है कि असर पैदा किया जा सकता है, हो सकता है, काम होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। यहां पे एम्स में खड़ा हुआ शख्स इस बात की गवाही देता कि मैं गया और काम हुआ। मैं आता हूं, आपका मसला था, मुझे ऑफकोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर, क्योंकि आज मुझे जनसंख्या पे बात करनी है बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए। जी सर। मेरा नाम एसके शर्मा है, मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, अगर आप खड़े हो। हाँ जी। मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायर हुआ हूँ। मसला ये है कि जब हम रिटायर हुए तो हमने अपनी सारी पूंजी लगा दी बैंकों में, और वहाँ पे ब्याज मिलेगा हमें और हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। पेंशन बढ़ नहीं रही इतनी, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो हमने 12% पे ब्याज पे पैसा लगाया था 6 साल या 7 साल पहले, वो घट के 7% पे आ गया है। और सरकार कह रही है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? हमें भूखा मारने की बढ़ावा दे रहे हैं ये। इनको चाहिए कि पेंशनर्स के बारे में कुछ सोचें, और जो बैंक के रेट कम होते जा रहे हैं, जो कि हम बड़ा महफूज समझते हैं वहाँ पे अपना पैसा रखना, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? जी शरद जी। भाई साहब की इनकी बाबूजी की बात बिल्कुल ठीक है, ब्याज रेट कम हो रहे हैं, पर आपको शायद ये जानकारी होगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी भी ब्याज रेट जो है औरों से 1% ज्यादा है। माना कि आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ये बात माना पर्याप्त नहीं है, पर भाई साहब ज्यादा इंटरेस्ट रेट 0.5 ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंकों के लिए घातक है। अब मैं जनसंख्या की मैं वहीं आऊंगा, जनसंख्या पे आऊंगा, लौटूंगा, लेकिन अगर किसी की बात है तो जब यहां पे एक मिनट सर, हम कभी अगर ये पेंशनर्स की बात करते हैं, पेंशनर वालों की बात करते हैं, तो ये अकेले शख्स नहीं है। इस मुल्क में तमाम पेंशनर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया होती है। मैं इनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। पेंशनर्स के लिए ब्याज ज्यादा होना चाहिए, पर बैंकों की माली हालत इस समय ठीक नहीं है। आपने कहा हिंदू मुस्लिम से हटके जनसंख्या पे बात करें, तो एक लाइन की अगर बात करें, जनसंख्या अगर इस कदर बढ़ाते जाओगे तो पानी और खाने से भी बिना भी मारे जाओगे, ये हालत है। आपको पता है अगर नेशनल इनकम देश की 3.5% बढ़ती है तो वो इनकम 2.5% घट जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन उसको कैंसिल कर देती है। ना रहने को जगह, ना पढ़ने के लिए स्कूल, ना एनवायरमेंट में दिक्कत, सोशल प्रॉब्लम। आपको पता है जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतनी क्राइम भी बढ़ती है, क्योंकि उतने ज्यादा बच्चे होते हैं, उनको रोजगारी नहीं दी जाती है, रोजगारी की दिक्कत। आप जितनी दिक्कत गिनवा सकते हैं, बिजली, पानी, खाना, रहना, हर तरीके की दिक्कत केवल और केवल जनसंख्या है। आपको मालूम है चाइना में क्या हुआ था? चाइना में 1980 में उन्होंने कानून पास किया कि अब एक बच्चे से ज्यादा नहीं होगा, और करीब करीब प्रतीक 35 साल तक, 30-35 साल तक वो कानून चलता रहा। ये बात और है। उसका दूसरा पहलू हुआ कि उनके यहां वर्कफोर्स खत्म हो गया। पूरी दुनिया का 18% जनसंख्या हमारे मुल्क में है, और जनता जो है, जो जमीन, वो 2 से 2.5% है सिर्फ, और पानी 4%। अब अंदाजा लगाओ पंडित जी। जय जय राम, सीताराम, सीताराम जय जय राम। हाँ, दीनदयाल विरोध संभारी, हरवनाथम संकट भारी। सिर्फ 4% पानी है, और 2 से 2.5% जमीन है, और 18% जनसंख्या है। न जाएं कहां, पता तुम ही कुछ करो। आया जी। हाँ। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं कहना चाह रही थी कि जो कुरान की आयत को मिसइंटरप्रेट, जी सुनिए क्या है दूसरे किताब में क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से सुनिए। जी। कहा ये जाता है कि अल्लाह ये कहता है कि आप बच्चे पैदा करो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जबकि अल्लाह ने ये कहा था, जब इस्लाम आया था 1400 साल पहले, उस वक्त बेटियों को उससे पहले दफना दिया जाता था। तो अल्लाह ने ये कहा था कि आप बेटियों को, यानी बच्चों को, यानी कि बेटियों को पैदा करो, उनका जिम्मेदार मैं हूँ, उनको बिना जिंदा मत दफनाओ। तो वो आयत उस कॉन्टेक्स्ट में थी, और उसको आज औरतों के ऊपर थोप दिया जाता है। औरतों के ऊपर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, वो इस्लाम जो 1400 साल पहले महिला प्रधान था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी एक बिजनेस वुमन थी, और इस्लाम में जनरेशन आगे हुजूर की बेटी ने बढ़ाई। आज उस धर्म में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है कि अगर बेटा नहीं होता तो आप 8 बच्चे। मैं आपको एक बात बताऊं, अरे रुको अता साहब बोलने दो। बच्चा पैदा करने की मशीन बिल्कुल गलत कह रहे
रही है आप? यहाँ का आप कुछ ठीक थी? सुनिए जैदी साहब, जैदी जी आप यहाँ थोड़ी सी गलत है। देखिए मैं क्या समझता हूँ, इन्होंने मेरी बात सुनो, फिर आप बोल लेना। पहले एक सेंटेंस कह लूं, अरे रुको, अरे रुकिए, एक सेंटेंस, हुजूर अली, एक सेंटेंस बोलने की इजाजत है मुझे एक सेंटेंस बोलने दीजिए। पूरी पंडित जी, पूरे होशो हवास के बाद से कहता हूं, पूरी दुनिया में, अता जी बात सुनिए ईमानदारी से, पूरी दुनिया में अगर कोई प्रैक्टिकल रिलीजन है, धर्म है, तो वो इस्लाम है। और इस्लाम में महिलाओं को बहुत ऊंचा मर्तबा दिया गया है। पंडित जी, बहुत ऊंचा मर्तबा दिया गया है, और ये मैं आपके सामने नाजिल कर रहा हूं, ये बात कह रहा हूं। अब मैं पूरी बात सुना, मैं सुनता हूं। आप इतना खफा क्यों हो गए? क्यों खफा हो गए? एक मिनट, इनको बिल्कुल मालूम नहीं है। वो जो लड़कियों के मारने की बात कर रही है, इनका धर्म इनको मुबारक, ये हमारे धर्म में से नहीं है। इनके इस्लाम से पहले, इस्लाम से पहले की बात, इस्लाम की बात बता रहा हूँ मैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के शरीफ में ये आया कि औरतों को दफनाया जाता था, जिंदा लड़की पैदा हुआ दफना दिया, आज तक वो जगह महफूज है। उस जगह पर आज तक न खेती बाड़ी होती, न इमारत बनी हुई है कोई, लेकिन वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने का वाकया है। आपने सुनिए, आप कुरान की कह रही थी, आप अल्लाह को कह रही थी। अरे नहीं बोला, अरे तौबा, कैसे बोल रहे हैं? अरे तौबा, इंडियन मुस्लिम आपने नहीं बोला। देखिए मेरे बहन ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, देखिए हमारे यहाँ इस देश इस्लाम से पहले का था, इन्होंने रेफरेंस दिया। मैं क्लियर करूँ। देखिए बहुत अच्छी बात, एक मिनट में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात की। इसे बिल्कुल कट्टरता से नहीं सुनना चाहिए आपको। देखिए उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ उनका मतलब आपके मजहब में दो चीजों में बटी हुई है मामला, हम लोगों में, एक एजुकेटेड, एक नॉन एजुकेटेड। लोगों को यही नहीं पता कि इस्लाम है क्या। आपको क्या पता? लोगों, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं, ये एज ए मुस्लिम बात करिए, अपनी मजहब को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इसलिए स्पेशली कहा मुस्लिम्स को, वैसे ये महिलाओं के लिए बात कही गई है। हमारे यहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको साथ उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ बहुत उत्पीड़न किया, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। नहीं कहा, ये भी हमारे देश का चैलेंज है। जब तक हम लोगों को एक्सेप्टेंस लेना चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे दलित, महिलाओं को पढ़ाइए, महिलाओं को दिमाग विकसित कीजिए और उनके ऊपर दिमाग विकसित है, मौका दीजिए। प्रतीक जी, ऐसे लोग जो महिलाओं का बात नहीं सुन सकते, जो बात मैंने बोली नहीं आपने वो सुन लिया। अच्छा, आप कौन होते हैं? आप जानते हैं ना, देखिए आप कौन सा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जानते हुए क्या सिखा रहे हैं आप? गलत बात है। मैं आ रहा हूँ जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। सर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे को गरीबी की साइड ले जा रही है, और इनको सही कर सकते हैं तो ये मौलाना और पंडित ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनपढ़ है नहीं है, वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। ये बात सच है कि मौलाना और पंडित जी इस तमाम सारे मसलों की जड़ हैं। नहीं, आप नहीं, और जगह आप तो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, और जगह और की। क्या बच्चे हैं आपके? क्या बच्चे? 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। आप मौलानाओं को, पंडित का अपमान कर रहे हैं, ये गलत है आपकी सोच। मैं बिल्कुल गलत है आपकी सोच। किसने बुद्धि दिखाया है? आप धर्म के लोगों को गुरुओं को बुला जाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बर्दाश्त बिल्कुल ना करिए, आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करिए, आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करिए। मौलाना साहब तमाम बिल्कुल, अरे मौलाना को नहीं कहेंगे, मौलवियों को नहीं कहेंगे। आप फरमाइए, आप अपनी जगह फरमाइए, पहले आप अपनी बात नहीं कहेंगे, आपने फरमाइए। आइए, मैं आ रहा हूँ। यही पता हुआ है कि इनको एजुकेशन का नहीं पता है। जो महिलाएं बोल रही थी, ये घर में क्या हाल करते होंगे? ये पब्लिक पहले इसमें उस मुस्लिम महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे मुल्ला जी, ये घर में क्या हाल करते होंगे? इसका जवाब दो।
बोलने ही नहीं दिया जाता। ये बच्चा मुस्लिम महिलाओं को घर में बोलने नहीं दिया जाता, उनको किसी भी चीज की आजादी नहीं है, बाजार में निकलने तक की आजादी नहीं। ऐसा नहीं, तमाम सारी लोग आते हैं हमारे। कैसी हैं आप? अच्छा है? अरे आप आ जाती थोड़ा सुकून लगता है कि चलिए कोई आ तो देख तो रहा है मसला। देखिए गरम मत होइए, इस देश में कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें चाहे हमारे पंडित जी रहे हों चाहे मौलाना रहे हों, चीजें गड़बड़ हुई हैं और उनको रुको और सुधारने की जिम्मेदारी पंडित जी हमारी, आपकी और मौलानाओं की है। वापस लेना कुछ नहीं है, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये मुल्क है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। ना जी, मेरी सोच गलत, मेरे मुबारक जी। प्रतीक जी, इस कोलाहल में एक पिता और एक टैक्स पेयर की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। महिलाओं से वो देखिए बैठे रिटायर्ड आदमी, महिलाओं से भी ज्यादा दबा करके इस देश के टैक्स पेयर को रखा गया है। और आपको पता है, सुन लीजिए, नहीं मैं कुछ और बात से कह रहा हूँ। आपको पता होगा 6 साल से हमने कहा था हंगामा करना हमारी जो है वो फितरत नहीं है। हाँ। हमें कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हाँ। और इस प्रोग्राम में आपने कई बार प्रोग्राम किया जनसंख्या पे, और जब हम आते थे तो कोई भी बोलता था कि ये चीज इस देश में हो नहीं सकता है। जब 15 अगस्त को मोदी जी ने जब ये बात कही, आपने देखा होगा प्रतीक जी जो शब्द उन्होंने यूज किया अभिभावक, वो हमारे अध्यक्ष मनु गौर जी का दिया हुआ है जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम। हम ये कहना चाहते हैं जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी भाई सब बोल रहे हैं, कुरान और गीता की बात करें, मुझे ये बता दीजिए कि कौन से धर्म में बच्चों को पानी शुद्ध मिले उसे मना किया गया है? किसी ने नहीं। बच्चों को शुद्ध भोजन मिले उसके लिए मना किया गया है? नहीं। शुद्ध हवा के लिए मना किया गया है? नहीं। अरे पहले उसकी तो चर्चा कर लो ना, आप उसकी क्यों नहीं चर्चा करते हो? और आपने प्रतीक जी उसके बारे में एक और छोटी सी बात मैं कहूंगा, आपने जहां से प्रोग्राम शुरू किया था कि उत्तराखंड में मैटरनिटी लीव की बात हो रही है, 2 बच्चों में मिले 3 में मिले। मेरा कहना है कई महिलाओं से जाके पूछिए कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनकी हड्डियों पे कितना फर्क पड़ता है। इस पे कोई नहीं पूछ रहे हैं, आप हमेशा उसकी सब्सिडी पे जा रहे हैं। हमें और एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा जो हिंदू वाले। अच्छा रुकिए, मैं एक हाथ जोड़ता, ब्रेक पे जाना है, मुझे बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। मैं आज अपनी माँ की तरफ से यह सवाल पूछता हूँ, उन तमाम माओं की तरफ से यह सवाल पूछता हूँ कि आखिर अरे रुकिए, गरीब का बच्चा, मुझे मालूम है मैं भी कौन बड़े अमीर का बच्चा हूँ, गरीबी का बच्चा हूँ। ये तमाम उन लोगों के माओं की तरफ से सवाल है जो उन्होंने कहा कि हड्डियां आप कमजोर करते जा रहे हैं। कितने बच्चे आखिर इस मुल्क के लिए सोचने का जिम्मेदारी क्या हमारी और आपकी नहीं है? पंडित जी, मौलाना साहब, आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, बिल्कुल है। और सोचेंगे। मनोज जी आता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कोई 2 घंटे से, कोई 2.5 घंटे से कोई इंतजार कर रहा, कोई आप बोला कि आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना कि आज मेरी दाढ़ी खुली हुई है, उस दिन दाढ़ी बंद थी। जी नहीं, मैं पहचान लेता हूँ, मैं भी कलाकार हूँ। हाँ, कलाकार तो सभी हैं यहाँ पे, इस मुल्क में कलाकारों की तो कोई कमी नहीं है। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं कि दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। जितने जमीन के ऊपर होते हैं उससे ज्यादा जमीन के, इस मुल्क में तो कलाकारों की कोई कमी नहीं है और मुद्दे उससे भी ज्यादा है। मुझे मालूम है 2-4 लोग हैं जिनसे मैं बातचीत के सिलसिले को, तो 2.5 घंटे से एक नौजवान आया, यू हैव टू वेट मेरे। हाँ जी जी जी। प्रतीक जी, आबादी जो अभी चल रही है, अभी मैडम बोल रही थी कि महिला की पीड़ा कोई नहीं जानता। जब एक महिला बच्चे को पैदा करती है तो 100 हड्डी तोड़ने बराबर उसको पेन होता है। अभी यहाँ चिल्ला चिल्ला के हिंदू मुस्लिम ये चैप्टर बहुत पुराना हो चुका है और पक चुके हैं, लेकिन महिला का पीड़ा, जब तक महिला का दर्द हम लोग नहीं, आदमी जेंट्स नहीं समझेंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि महिला को कितना बड़ा दुख होता है एक बच्चा पैदा करने में। तो गरीब का बच्चा आज जो रोडों पे घूम रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, गरीब का बच्चा सो गया, ये मां ने कह के कि सो जा, सपने में फरिश्ते आते हैं रोटी लेके। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको रोटी तक नहीं मिलती है कि। और महिला का सम्मान, सबसे पहले महिलाओं का सम्मान। जिस टाइम मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो मिसिज मेरा हाथ पकड़ के उसके अंदर मुझे ले गई थी। डॉक्टर से कहा था कि मेरा नाम सन्नी चंदेलिया, लेकिन बिट्टू प्यार का नाम, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई। वो दर्द मैंने देखा है कि महिला को कितना पेन होता है। और मैं तो मोदी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो बाप मां बन रही है, बाप भी उतना अधिकार है, बाप का पहले अधिकार होता है या मां का, लेकिन जहां पेन हो रहा है और लेडीज जहां डॉक्टर के रूम में जा रही है, क्लिनिक में जा रही है, वहां पे एक आदमी की भी चेयर, उसके आदमी की भी, उस बच्चे के बाप की भी चेयर वहां पे होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सन्नी चंदेलिया। सन्नी चंदेलिया, आज तुमने दिल जीत लिया।
उस बच्चे के और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, बहन आ रहा हूँ, यहाँ पे वो महिला चली गई जिनके मुंह से अल्फाज गलत निकला था। वो गलत अल्फाज यहाँ पे जब आप सम्मान नहीं, वो तुमको तो मैं जानता हूं, जब तक आप सम्मान नहीं करना सीखेंगे महिलाओं का, और वो महिला होकर के गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको बोलना है, मैं आपको दूंगा, और आपका मुद्दा है, आप ही को दूंगा। बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ता हूं। सवई माधोपुर से आए हैं आप, मुझे मालूम है आप चल के यहाँ पे प्रोग्राम देखना है। बहुत सारे लोग तमाम जगह से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आता हूँ, ना ऐसे नहीं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम का एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को जरूर बना के रखा करिए। वो उसको अगर आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और किसी की सदस्यता को उसकी कमजोरी मत मानिएगा। अगर मैं हेल्प के लिए आता हूं तो ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है उसमें, लेकिन मैंने उसको काम के हिस्से में जोड़ लिया है, लेकिन उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। मुझे कई बार बहुत दुख होता है, और इसको बात को मैं बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूं अपनी तरह से। मेरे काम के अलावा ये काम है, लेकिन उसका नाजायज फायदा मत उठाइए प्लीज। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जितना आप मुझसे प्यार करते हैं बेइंतहा मैं आपसे उतना ज्यादा प्यार करता हूं। थैंक यू सो मच। कहां से आई मैम? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। टैटू बनवा लिया आपने? हाँ जी, आज ही बनाया। आज ही बनवाया? तो क्या लिखवा लिया इसमें? ये बस बंशी है, कृष्ण कन्हैया की, और मोर पंख है। वाह 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 वाह। मेरे नाम का फर्स्ट वर्ड है इसमें। तो क्या नाम है आपका? आरती तिवारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। राधे 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 जी। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? पल्लवी। पल्लवी। और आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण इधर मौजूद है। वाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपके शहर लखनऊ से। हाँ जी। विशेष रूप से आपसे मिलने, आपकी बातें कुछ ऐसी होती हैं, जैसे अभी आपने कहा, हर बात हर मुद्दे को भटका दिया जाता है। वास्तव में ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। आपने अभी जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को भटका करके फिर हिंदू मुसलमान बना दिया गया, या किसी और जगह घुमा दिया गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आम आदमी मजबूत होगा तभी ही देश मजबूत होगा। जी, ये बात सच है बाबूजी, बिल्कुल सच है। बात है ना। और इसमें ताकत कैसे पैदा हो, ये ताकत हम और आप सारे लोग पैदा करें, और कोई नहीं कर सकता। आपके बगल में कोई गलत बोलता है, एक मिनट, आपके बगल में कोई गलत बोलता है, आप उससे कहिए भाई क्यों बोलते हैं। कोई माँ बहन की गाली देता है, आप उससे कहिए, टोकिए कि क्यों गाली देते हो मेरी माँ को। ना भी दे रहा हो, लेकिन अगर आपके कानों में पड़ती तो आप बोलिए। ये कोई आदर्शवादिता नहीं है, ये बदलते मुल्क की पहली निशानी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ये बोलना चाहिए। जी, मैं आ रहा हूँ जी। 62 साल के हो गए, रिटायर हो गए? बिल्कुल रिटायर हो गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आप लखनऊ में कहाँ से हैं? मैं लखनऊ में आलमबाग से हूँ। आलमबाग। बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, कुछ ना कुछ सोसाइटी में सुनिए, कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करिए, चाहे ट्रैफिक को दुरुस्त करना हो वो भी करिए। मैं खुद भी पालन करता हूँ, लोगों से भी अपील करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं हमें ही गाली दे के चले जाते हैं। अरे जनाबे आली, फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं मानता नहीं हूँ। सुनिए, आपको गाली देके यहीं पे खड़े होके मेरे ही सामने मुझे गाली रोज देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ना जाने क्या क्या कह देते हैं। ठीक है, उनका काम है, वो जाने, मेरा काम तो ये है। जी जी। हाँ, लक्ष्मी सिंह, मैं बिहार से हूँ। मैं महिलाओं पे कुछ कहना चाहती हूँ। महिला हिंदू की हो या मुस्लिम की, सब बराबर हैं, और बच्चे जहाँ तक 2 ही काफी हैं, क्योंकि परवरिश ढंग से हो तो बेटर हैं। और ये नहीं कि 10 बच्चे रख लिए, किसी को रोटी ना मिले, किसी को कपड़ा ना मिले, तो मोदी जी घर घर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार कह सकते हैं, कर नहीं सकते। करना मेरा और आपका काम है। जी बिल्कुल। मैं आखिरी एकदम लास्ट सेंटेंस आपको देता हूँ जी। एक तो आपसे निवेदन है कि आपके प्रोग्राम जो करोड़ों जगह जाता है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जगह मीडिया के लोग जो है उसका यूज करना बंद करें। और एक छोटी सी बात कि हम शहीदों ने कहा है कि हम लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के न कर इसे बर्बाद जनसंख्या बढ़ा के। यही कहना है बस। इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में ये कानून लाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, तो फैसले कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए तत्पर रहते हैं, और ये नरेंद्र मोदी है तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। ये वो मौलाना जी जैसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे ना, आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।